तो चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रामोद्योग, यूनिट नंबर 1। लास्ट टॉपिक है, खत्म होने वाली, काफी अच्छे से आपने इसको पढ़ा हुआ है। पिछली क्लासेस में अपन ने इससे संबंधित जो सेक्शंस पढ़े हैं, निष्ठा वाला, प्रतिबद्धता पढ़ा, कमिटमेंट, इसको लेकर कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है। खास खास पॉइंट्स जो आपको बताए गए थे उनको ध्यान रखना है आपको। बुक्स के नाम बताए थे, विद्वानों के नाम बताए थे, थिंकर्स के नाम, उनको ध्यान रखना। किस संदर्भ में अपन ने कहा था, ये चीज बन जानी चाहिए अपन को। ठीक, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हुए थे, उन पर भी बात कर लेंगे। खासकर ये पॉइंट्स वगैरह जो बताए गए ना, उनको थोड़ी सा ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से आए हैं, क्योंकि इन टॉपिक पर ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं कि मीनिंग से समझाइए उस चीज के, है ना, क्या कैसे तरीके अपनाए गए हैं, कौन कौन सी चीज उसमें शामिल है, नहीं है शामिल, इस प्रकार से करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सामने देख पा रहे हो अपन, ये इसमें गलती नहीं करना। ठीक, पढ़ चुके हो आप, ये भी पढ़ चुके हैं आप। इसमें जो खास चीजें आपको बताई हुई थी, पॉइंट्स, सिफारिशें, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी रिकमेंडेशन नंबर भी बताए गए थे आपको, वो ध्यान रखना। आदर्श आचार संहिता पर बात हो चुकी है, किस टाइप से क्वेश्चन था उस पर बात हो गई है अपनी, बन जाएगा इसका मतलब आपको। डेट्स वगैरह ध्यान रखना, यार ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा उस पर या बनने की संभावना है। क्वेश्चन आपने देखे हुए थे, बार बार इसको पढ़िएगा, प्रयास करिएगा। जन सहभागिता लास्ट मेरे ख्याल से अपन ने कर लिया था, हाँ जन सहभागिता हो गया था, पर एक क्वेश्चन पूछा था शायद, क्वेश्चंस को लेकर के कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया है, बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को ये। कोई प्रश्न है किसी का इससे संबंधित? ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलना, इससे रिलेट करके चीजों को पढ़िएगा जैसा पिछली क्लास में बताया है। ये क्वेश्चन था, इसको देखे बहुत अच्छे से, तो जल्दी से अपन इस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक पर आने वाले हैं अपन। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप? ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है या क्या क्या सम्मिलित है। आरपीएससी में आया हुआ, 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, आपको रिपीट हो सकता है, इस टाइप से आएगा, घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन आने वाला है इस टाइप में। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आप इसको दिमाग में उठा लें। इस पॉइंट को मैं क्लियर यहाँ पर करना चाहूंगा। पिछली बार पर्याप्त मात्रा में चर्चा नहीं हो पाई थी और कुछ डाउट्स रह गए थे, उनको दूर करना चाहेंगे और उसको शामिल भी कर दिया है आपको। चलो फिर इसके बाद में अपन इसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, ये वाला है। ठीक, चलिए एक एक करके अपन इसके पॉइंट देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में मैंने इसको देखा, विचार किया, तो मुझे लगा इस पर थोड़ी सा समय अपन को देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया गया है आपको, प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीके कौन कौन से हैं या उसमें शामिल कौन कौन से हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। निर्वाचन है, दबाव समूह, सलाहकारी समितियां, सूचना का अधिकार है। साथ चुनना था आपको, यानी कौन कौन शामिल, 1 2 शामिल है, बोले 1 2 3 शामिल है, 1 and 3 शामिल हैं, ऐसे करके दिए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसमें कौन सा आएगा आपका, निर्वाचन और सलाहकार समितियां आएंगी। जरूरी नहीं इसी तरह प्रकार से ऑप्शन रहें, क्योंकि इस पर तो बात कर दी थी, बता दिया था, समझा दिया था। जरूरी नहीं है, ऑप्शन इंटरचेंज किए जा सकते हैं। किस प्रकार से इंटरचेंज किए जाएंगे उसको आप थोड़ी सा देख लें, जो मैं बता रहा हूँ। पहली बात, प्रशासन में जन सहभागिता के तरीके। जन सहभागिता आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जनता का पार्टिसिपेट करना। ये दो प्रकार के इनको देखा जाता है अलग अलग संदर्भ में। एक होता है विस्तृत अर्थ में जन सहभागिता, और एक होता है संकुचित अर्थ में साहब जी। ठीक, तो विस्तृत अर्थ क्या है और संकुचित अर्थ क्या हुआ साहब, आपको दिया हुआ है। बोले साहब जी विस्तृत का मतलब बोले मताधिकार के माध्यम से, उसके अतिरिक्त सृजनात्मक क्रियाओं के माध्यम से, जबकि संकुचित का मतलब क्या है कि उन मामलों में नागरिक शामिल हो जाता। तो ये चीज करके दिए, इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा, ये पॉइंट, इसमें गलती नहीं करना चाहिए। जन सहभागिता भी कहते हैं इसको, भागीदारी भी कहा जाता है। इसके कई तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल करके कहलाने वाला है। राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक, तकनीकी इत्यादि कई हो सकते हैं। आपके लिए 4 महत्वपूर्ण है, एक्चुअली है वो 2 ही। कौन-कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष वाले को अपन ने क्या कहा है? औपचारिक कहा गया है, इस बात को ध्यान रखना। प्रत्यक्ष को ही क्या कह दिया अपन ने उठा करके? औपचारिक। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो उसको पहचान लीजिएगा, बनना चाहिए आपको वो क्वेश्चन। एनी डाउट? आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष या औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक को इनडायरेक्ट कहेंगे, ठीक है। औपचारिक का मतलब ये है, औपचारिक जन भागीदारी का तरीका या जन भागीदारी का औपचारिक तरीका यदि कहा जाए आपसे, फॉर्मल वे करके कहा जाए, तो फॉर्मल वे उसको कहा जाता है जिसमें जनता खुद उन इंस्टीट्यूशन में, उन संस्थाओं में शामिल हो जाती है प्रशासन हेतु, यानी कि पार्टिसिपेशन उसका अधिक होने वाला है, प्रत्यक्ष होने वाला है। इसलिए डायरेक्ट भी कहा अपन ने, उसको प्रत्यक्ष कहा अपन ने, औपचारिक कहा। इसमें कौन कौन से आते हैं? ध्यान देने वाली बात है, जो आपका औपचारिक तरीका है या प्रत्यक्ष तरीका है, उसमें आता है निर्वाचन। निर्वाचन के बाद में एक और प्रोसेस होती है वापस बुलाना, प्लस तीसरा होता है आपकी सलाहकारी समितियां करके होगी, या इस प्रकार की अन्य ऐसी प्रशासनिक समितियां, शासनिक संस्थाएं या समितियां जिनमें जनता को भी शामिल किया जाए, जनता के प्रतिनिधियों को डायरेक्टली उस कमेटी में एज अ मेंबर शामिल किया जाए, उसको क्या कहा जाएगा? उसको औपचारिक तरीका कहा जाएगा। इस पर क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा, तैयार रहिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सीधी बात है कि जनता जब डायरेक्टली उसमें शामिल हो जाए, उस संस्था में, उस इंस्टीट्यूशन में, उस कमेटी इत्यादि में, उस तरीके को क्या कहा जाता है? जन भागीदारी का औपचारिक तरीका करके कहा जाता है। निर्वाचन, वापस बुलाना, सलाहकारी समितियां। अब इसको देख लीजिए एक एक करके। निर्वाचन से आप परिचित हैं? निर्वाचन का मतलब है आपके देश वाले निर्वाचन पद्धति के बारे में। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन आप अपने जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उन संस्थाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, ठीक? वहाँ भेजते हैं नीति निर्माण, उसके क्रियान्वयन इत्यादि वगैरह के लिए। तो जो आपका प्रतिनिधि है वो डायरेक्टली उसमें शामिल हो गया है, तो उसको क्या कहा? डायरेक्ट कहा। औपचारिक रूप से शामिल हो गया, इसलिए क्या कहा? उसको औपचारिक करके अपन ने कहा हुआ। फर्स्ट हो गया क्या? निर्वाचन। निर्वाचन के बाद में अगली स्टेज होती है कि जनता चाहती है कि जिस प्रतिनिधि को भेजा वो उनके लिए दायित्वों का निर्वहन करेगा। इनकेस किन्हीं कारणों से नहीं कर रहा है, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। जनता चाहे तो उसको वापस बुला सकती है। कुछ देशों में, कुछ संस्थाओं में, कुछ इंस्टीट्यूशन में यह पद्धति होती है कि हाँ, हम अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस मामला कहलाता है मध्य प्रदेश का। 2001 का मामला कहलाता है। विधान सॉरी, आपकी लोकल गवर्नेंस का मामला कहलाता है। 2001 में पल्लवी का पटेल, तत्कालीन शहडोल, बाद में अब उसको अपन अनूपपुर बोल रहे हैं। वहां पर जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को वापस बुला लिया था। उन प्रतिनिधि का नाम क्या था? पल्लविका पटेल जी था। यह व्यवस्था आपके यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं है, केवल लोकल बॉडीज में है आपकी। इन बात को ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश का मामला था ये, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। निर्वाचन, वापस बुलाना, तीसरा होता है सलाहकारी समितियां। किसी भी शहर के लिए, जिले के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वहां कोई समिति बनाई गई, ठीक, वहां काम करना है। उसमें 5 अधिकारी शामिल हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया, एक काम करो कि 3 या 4 वहां के जो लोकल बंदे हैं, उस क्षेत्र विशेष के जो माहिर हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाए, उनकी भी सलाह मशवरा इत्यादि ले लिया जाए। तो सबको तो शामिल नहीं कर लेंगे, बोले वहां की आबादी 1 लाख है तो 1 लाख शामिल हो गए, बोले 1 लाख लोगों के 2-3 प्रतिनिधियों को शामिल कर लीजिए आप, ठीक है, जिनको भी बहुमत के साथ से चुन लिया जाए। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सलाहकारी समितियां। और ऐसी पद्धति क्या कहलाएगी? बोले डायरेक्ट वाली कहलाएगी, औपचारिक वाली करके कहलाएगी। क्लियर बात है ये तरीके तीनों कौन से कहलाए? औपचारिक या डायरेक्ट तरीके कहलाए जनता की भागीदारी के। डायरेक्ट तरीका क्या कहलाता है? जब जनता उस इंस्टीट्यूशन, संस्था का खुद ही पार्ट बन जाए। क्लियर है? तो वापस बुलाने वाली बात भी दुनिया के कई देशों में है, अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड इसका टॉप क्लास एग्जाम्पल कहलाता है। और तीसरा एग्जाम्पल कहलाता है मध्य प्रदेश 2001 का, पल्लविका पटेल जी का मामला, थोड़ी सा ध्यान रख लेना, ठीक है। सलाहकारी समितियां क्या, कैसे प्रभावित करती हैं? किसी विशिष्ट मामले के लिए उस क्षेत्र के, उस विषय के जानकार लोगों को उस संस्थाओं में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जा रहा है क्या? सलाहकारी समिति है। क्या करेंगी? उस विषय में सलाह देंगी, उस मामले पर सलाह देने वाली साहब जी,
यही वजह कि वो शामिल हो गए लोग उसमें, औपचारिक रूप से डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाया आपका? डायरेक्ट मेथड करके कहलाई। औपचारिक मेथड को ही डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ये कहलाई। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए। दूसरा तरीका होता है अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक तरीका। किस चीज का? जन भागीदारी का। इसका मतलब यह है कि जनता उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, बाहर रहती है उस संस्था से, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बात को उठाती है, वो दबाव बनाती है, विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग करती है, जनता के प्रतिनिधि करते हैं और उस विषय पर नीति को, निर्णय को, आदेश को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं साथी। उसको क्या कहा जाता है? अनौपचारिक तरीका करके कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर ग्रुप अनौपचारिक तरीके में आएंगे, जनमत अनौपचारिक तरीके में आएगा, जनमत को ही अपन कहते हैं जनता का मत या जनता की राय, अनौपचारिक तरीका करके कहलाने वाला है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। तो तीसरा सबसे टॉप क्लास तरीका होता है आरटीआई। आरटीआई लगाई, कोई जानकारी प्राप्त करी, उसका खुलासा हुआ, उसके लिए मामला उठाया गया, जांच में सही पाया जाए, कार्रवाई होगी। जिसने आरटीआई लगाई वह उस संस्था में डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ, इसलिए कौन सा तरीका कहलाया? इनडायरेक्ट तरीका कहलाया। इनडायरेक्ट को ही क्या कहा? अनौपचारिक तरीका कहा। गलती नहीं करना है अपन को। तो जनमत के माध्यम से प्रभावित करती है सरकार के उस निर्णय को, नीति को, क्रियान्वयन को, आदेश इत्यादि वगैरह को। कैसे जनमत सामने आता है? अखबारों के माध्यम से आता है, जो सार्वजनिक मंच होते हैं, बोले चौपाल, बैठक, न्यूज चैनल इत्यादि वगैरह पर आपने देखा होगा ना, बोले जनता की राय क्या है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है साहब जी इस विषय पर। तो जब एक ही राय मैक्सिमम लोगों की आ रही है, उसका मतलब है कि कहीं ना कोई कोई मामला तो है। सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं साहब जी इस विषय पर ये सही नहीं हुआ, इसका मतलब उस पर जांच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन संस्थाओं को चलाने वाले हमारे ही प्रतिनिधि हैं। तो जनता तो यही है अपने स्थान पर, परंतु अपनी राय व्यक्त कर करके और सार्वजनिक संस्थान, चैनल, अखबार, डिजिटल फॉर्मेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इत्यादि वगैरह, ये क्या कर रहे हैं? उस बारे में वह राय आगे तक पहुंचा रहे हैं। दबाव क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, शासन के ऊपर, आपको वो निर्णय लेना पड़ेगा, तो प्रभावित कर रहे हैं। इनडायरेक्ट तरीका कहलाया। क्लियर चीज है अपना ये। एक और इसी में आने वाला है कि आपका प्रेशर ग्रुप करके आएगा। अखबार, न्यूज चैनल इसके सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। यही वजह है कि इनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्लियर बात है? तीन स्तंभ कौन कौन से हैं? एक होता है एक होता है आपका विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, जबकि चौथा किसको कहा अपन ने? मीडिया को कहा है। और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी उसमें शामिल किया जाने लग गया है। डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये सब चौथे स्तंभ में आते हैं साहब जी। ठीक है? तो ये पॉइंट दिया होगा आपको नोट्स में, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक और ग्रुप होता है दैट इज प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, प्रभावी समूह, हित समूह, कई नामों से उसको जाना जाता है। यह हित समूह का मतलब क्या है? किसी समान उद्देश्य के लोग एक खास ग्रुप बना लेते हैं, या समान हित के लोगों का ऐसा संगठन जो चाहते हैं कि ये चीज हो, उसके लिए वो दबाव बनाते हैं, अपनी राय को रखते हैं, जनता से बात करते हैं, प्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, शासन तक पहुंचाते हैं साथी। तो वो वैसा चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ मामले हो सकते हो वैसा ना चाह रहे हो। तो ऐसे वाले जो ग्रुप्स कहलाते हैं उनको क्या कहा? प्रेशर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, किसान संगठन प्रेशर ग्रुप है। किसान संगठन के किसान नेता डायरेक्टली सरकार में शामिल नहीं हो गए, लेकिन अपने उस मत को उन्होंने विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया, चाहे अखबार हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। कहीं ना कहीं दबाव बनेगा, सरकार कानून वापस तक ले लेगी, ऐसा हमको देखने को मिला। प्रेशर ग्रुप तो ये किस में आते हैं? यह भी अनौपचारिक में आते हैं, और भी इसके कई ग्रुप्स हो सकते हैं, चाहे किसान संगठन कह लो, चाहे छात्र संगठन कह लो, चाहे शिक्षकों का संगठन कह लो, चाहे बेरोजगारों का संगठन कह लो, धार्मिक संगठन कह लो, सामाजिक संगठन कह लीजिए, आर्थिक संगठन कह लीजिए। सरकार के नीतियों को, निर्णयों को, उनके क्रियान्वयन को, आदेशों को ये प्रभावित करते हैं। बजट आने के पहले आपने देखा होगा फिक्की की बैठक हो रही है, सीआईआई की बैठक हो रही है, कई आर्थिक संगठनों की बैठक हो रही है। सरकार से वो मांग करे, सर हम लोग ऐसा ऐसा बदलाव चाहते हैं। क्या करे? वो दबाव ही तो बना रहे हैं। खुद नहीं शामिल हो गए सरकार में, बाहर ही हैं, लेकिन दबाव क्रिएट हो बोले सर भारत का एक बहुत बड़ा ग्रुप, हमारे देश का बहुत बड़ा ग्रुप उद्योगपतियों का संगठन ऐसा चाह रहा नहीं सर, ये बदलाव होना चाहिए। हालांकि इनकी सलाह जो बाध्यकारी नहीं होती, इनकी मांग बाध्यकारी नहीं होती, सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना भी माने, परंतु प्रायः अगर सही, सार्थक, संवैधानिक, नीति सम्मत, नैतिक रूप से सही, कानूनी रूप से सही यदि वो चीज है, प्राय वह मानी जाती है।
उनकी उस राय को। यही वजह ये भी किसमें आते हैं, आपके दबाव समूह अनौपचारिक संगठनों के अंतर्गत या अनौपचारिक वाली जो कैटेगरी है जन भागीदारी की, उसमें आते हैं, क्योंकि यह भी अपनी भागीदारी ही दर्शा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको इसके दिए गए हैं। अब इतने में कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो अब आप पूछ सकते हैं। इन सारी बातों का सारे है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि जन भागीदारी जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है, उसमें कौन से डायरेक्ट में आते हैं और कौन से इनडायरेक्ट में आते हैं, कौन से औपचारिक में आते हैं, कौन से अनौपचारिक तरीकों पद्धतियों में आते हैं। ये है वो क्वेश्चन जिस टाइप से आया हुआ है। और भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं वो टेस्ट सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप मेरी बात को समझ गए जो मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आप इसको बना लोगे। महत्वपूर्ण है, ये सिलेबस में दिया है इसलिए महत्वपूर्ण है, और इस पर इस टाइप से क्वेश्चन गत में वर्षों में आ चुके हैं, इसलिए आप इसको मिस नहीं कर सकते, आपको तैयार रखना चाहिए। आगे बढ़ जाएं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।